हेलो। और आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम jQuery, रिएक्ट और एंगुलर जेएस का मेजर ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट के अंदर आपको तीनों इकट्ठे नहीं आ सकती, बट इस वीडियो का मकसद यह है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि jQuery क्या होता है, रिएक्ट क्या होता है और एंगुलर जेएस क्या होता है। प्री रिक्विजिट ये है कि आपको जावास्क्रिप्ट आती है। ठीक है, तो jQuery भी जावास्क्रिप्ट ही है, बट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो आपका जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग को बहुत ही आसान करके आपको दे रही है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें जो आप लंबी लाइंस में लिख रहे थे वो आपको jQuery शॉर्ट करके दे रही है। फॉर एग्जांपल, यहाँ आप एक सिंबल देखेंगे डॉलर का और डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट में से जो फंक्शन है डॉलर सेलेक्टर डॉट, ये आपके आगे उस सिलेक्टर के आगे उसका फंक्शन है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट रेडी हो गई है तो फिर ये जो इसके बीच में काम लिखा हुआ है ये आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। और वो आपसे कह रहा है, मैं इसको छोटा कर देती हूँ। वो आपसे ये कह रहा है कि आप सबसे पहले अपने कोड के अंदर यहाँ पर, लेट मी जूम इन, आपने jQuery इंक्लूड करा ली है। ठीक है, फिर आप स्क्रिप्ट में कह रहे हो कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और बीच में आप उसको क्या दे रहे हो, फंक्शन। जब रेडी हो जाए तो फिर ये काम करना। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, डॉलर पी डॉट क्लिक, यानी ये टैग आपको HTML आई गेस इसके लिए बेस आनी जरूरी है। कुछ यहाँ पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ यहाँ पे पड़ा हुआ है। और जैसे इस पैराग्राफ पे आप क्लिक करें तो ये वाला फंक्शन चल जाना चाहिए। और उस फंक्शन के अंदर हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, डॉलर दिस डॉट हाइड, यानी जिस पैराग्राफ पे आपने क्लिक किया है उसको हाइड कर दो। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ने की कोशिश करो कि डॉक्यूमेंट जब रेडी है तो ये वाला काम होना चाहिए। उस काम के अंदर क्या हो रहा है कि पैराग्राफ पे क्लिक करें तो जिस पैराग्राफ पे क्लिक किया है उसको हाइड कर दें। तो आई गेस इट इज क्वाइट रीडेबल। मैं आपको चला के दिखाती हूँ। इफ यू क्लिक ऑन मी आई डिसअपियर, गायब हो गया, क्योंकि इस पे ये भी चला गया, इस पे ये भी गायब हो गया। तो अगेन रन करते हैं इसको। तो ये जावास्क्रिप्ट क्या कह रही है, हाँ, आपको अगर समझ नहीं आ रही तो मैं जरा, ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि डॉक्यूमेंट जब रेडी है तो ये काम करके दे। आपने ये अपने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आप बीच में मैं आपसे कहती हूँ कि फंक्शन लिखो, तो वो फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है पार्ट, ये उसका फंक्शन है और उसके अंदर आप कुछ लिखेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज पैराग्राफ डॉट क्लिक। उस पैराग्राफ डॉट क्लिक के अंदर भी मैं यहाँ पर अगर इसको हटा दूं तो आप देखें जब पैराग्राफ पे क्लिक हो तो इसके बीच में जो भी होगा वो चलेगा। और इसके बीच में क्या था, एक और फंक्शन था। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फंक्शन था इस पैराग्राफ डॉट क्लिक के अंदर। अब उस फंक्शन के अंदर हम उसको क्या कह रहे हैं, डॉलर दिस डॉट हाइड, कि जब आप उस पैराग्राफ पे क्लिक करो तो उसको हाइड कर दो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आपसे ये कह रहा है कि किस सिलेक्टर के ऊपर हमने किया था, सिलेक्टर क्या था, सिलेक्टर था ये पैराग्राफ। ओके, ये एक बेसिक ओवरव्यू था। अब हम जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स पे आते हैं। तो अभी आपने देखा डॉलर दिस डॉट हाइड, डॉलर पैराग्राफ डॉट हाइड, डॉट टेस्ट, हैश। अब जिस तरह आपके पास नॉर्मली CSS के अंदर क्लासेस को आप किस तरह लिखते थे, क्लास इज इक्वल टू टेस्ट, और उसको रेफर करना होता था तो कैसे करते थे, डॉट txt। अगर आपने किसी टैग को आईडी दी हुई है तो आप उसको कैसे रेफर कर रहे होते थे, हैश के थ्रू। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे करना। और डायरेक्टली टैग को करना है तो p लिखना है, क्लास को करना है तो डॉट टेस्ट, और आईडी को करना है तो हैश टेस्ट। ठीक है, उस क्लास को आपने क्या नाम दिया हुआ था, टेस्ट का नाम दिया हुआ था, और उस आईडी को भी टेस्ट का नाम दिया हुआ था। ठीक है, और दिस किसको रेफर कर रहा है, दिस रेफर कर रहा है आपके जिस भी करंट इवेंट पे आप है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपके पास है कि आपकी डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो आपने काम करना है। तो ये बेसिक उसका एक सेंटेक्स जो भी हमने देखा था कि जब आपकी डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो ये वाला फंक्शन चला देना। उस फंक्शन के अंदर अब आपने जो भी जावास्क्रिप्ट का काम करना है वो आप कर लेंगे। सो दिस इज द मेन सिंटेक्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट। एंड नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए वो क्या है, एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि ये क्या कह रहा है, ये वाला इसको चला के देख लेते हैं। ये क्या कर रहा है कि इस बटन के ऊपर जब भी क्लिक करो तो पैराग्राफ डॉट डॉलर पी डॉट हाइड, यानी ये जो पैराग्राफ्स हैं इनको हाइड कर दो। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ जो पैराग्राफ के टैग्स थे वो हाइड हो गए। ठीक है,
नेक्स्ट आप ओके, तो ये था हमारे पास एक बटन जिसको हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है, और यहाँ सेलेक्टर क्या था, पैराग्राफ। अगर आपने आईडी सेलेक्ट करनी है तो आईडी किस तरह से करेंगे, अभी जो पीछे हम देख रहे थे, इसको हम ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पैराग्राफ है जिसको आईडी दी हुई है आपने टेस्ट की, और दूसरा पैराग्राफ है जिसको आपने कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अब ये जो आप बटन पे क्लिक करेंगे तो हाइड, अब यहाँ आपने अगर लिखा हुआ होता पी, ठीक है, यहाँ अगर मैंने लिखा होता पी तो क्या करता, इन दोनों पैराग्राफ्स को हाइड कर देता, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, डॉलर टेस्ट। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे दोनों नहीं बल्कि अनदर पैराग्राफ, क्योंकि उसकी आईडी हैश टेस्ट थी, उसको गाइड कर देगा। सिमिलरली आप क्लासेस के साथ भी वैसे कर देंगे। अब बारी आती है, आपने एक इवेंट देखा, क्लिक, हाइड, इस तरह और भी है आपके पास, ठीक है, डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव। अब वो आप पे है, आप किस तरह से अपना काम इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट डॉट रेडी क्या कर रहा था, जब आपकी पूरी डॉक्यूमेंट लोड हो जाएगी तो ये काम होने चाहिए, ठीक है। हाइड का फंक्शन आपने किया, डबल क्लिक को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि पैराग्राफ पे डबल क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, माउस पे एंटर प्रेस करें तो क्या होना चाहिए, माउस लीव करें तो क्या होना चाहिए, ठीक है, तो माउस डाउन पे क्या होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जावा जेक्यूरी के इफेक्ट्स हाइड और शो में आप बड़े मजे की एनिमेशन भी चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हाइड करूंगी तो वो हाइड हो जाएगा, मैं शो करूंगी तो वो शो हो जाएगा। तो आप पे है वो हाइड और शो को करना चाहते हैं, और फर्दर आपके पास स्लाइडिंग के ऑप्शंस आते हैं। आप कहते हो कि कोई पैनल ना मेरा ऊपर से नीचे स्लाइड होकर आए, अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी तो वो नीचे स्लाइड होकर आ गया है, ठीक है। तो उसके लिए इसने क्या किया हुआ है, ये वाला फंक्शन है सिर्फ, हैश पैनल डॉट स्लाइड डाउन स्लो। अगर मैं इसको फास्ट करते हैं, चलाकर देखते हैं, बहुत तेजी से नीचे आ गया, स्लो में नीचे आ रहा था। और ये पैनल क्या था, ये हेलो वर्ल्ड डिव थी, ठीक है। यहाँ आप देखोगे कि डिव की यहाँ पे उसने स्टाइलिंग की हुई है स्टाइल के टैग के अंदर, इसलिए ये लंबा है थोड़ा सा, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास एनिमेट भी है। हम फर्दर इसको और नहीं देखेंगे, सिर्फ एक एनिमेट आपको दिखा देती हूँ और फिर हम अपने रिएक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जंप कर जाएंगे। नाउ व्हेन आई क्लिक स्टार्ट एनिमेशन तो वो देखें से एनिमेट कर रहा है, ठीक है। अब उसको क्या कहा था एनिमेशन में कि डिव, ये वाली जो डिव है उसको आपने कलर बैकग्राउंड दे दिया स्टाइल के जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर, और आपने उसको कहा एनिमेट कर जाओ लेफ्ट टू 50 पिक्सल्स पे, तो वो वहां पर मूव कर गया। सो दिस इज द मेन आपकी jQuery, ठीक है। और आई होप सो आपको इस पे समझ आई होगी बेसिक चीज़ों का, और अगर आपकी कुछ है क्यूरीज तो आप बेशक कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास अगर हम मैं इसके होम पेज पे जाती हूँ, वो लाइब्रेरी फ्रेमवर्क तो नहीं कहेंगे बट फ्रेमवर्क के मुकाबले क्या है, वो है रिएक्ट की लाइब्रेरी। ओके, सो रिएक्ट जो है वो आपके पास सिंगल पेज एप्लीकेशन बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा काम आता है, और इसमें हम बेसिकली कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि हम इसको विद इन 10 सेकेंड सीख सके, बट दिस विल हेल्प यू कि आप कभी इसको फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। ओके, अब आप देखें कि जो आपने पीछे जेक्यूरी की थी, ठीक है, उसमें आप क्या देख रहे थे, एक क्या था, डॉक्यूमेंट को आप रेडी होने पे कुछ फंक्शंस और उसके स्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे थे। यहाँ कंपोनेंट बेस्ड है, ठीक है, यहाँ आप कंपोनेंट्स बना रहे हो और उन कंपोनेंट्स को अपने कोड के अंदर इंक्लूड करा देते हो इन सिंपल वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल अभी कंटेनर, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि हम इसको फटाफट से समझ लें, बट इतना आसान नहीं है। आई होप सो हम इसको 15 मिनट के अंदर अगर समझ सकें तो बड़ी बात है। इसको इंस्टॉल करने के भी प्रॉपर तरीके होते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी कि आप इसको फॉलो करके चला सकते हैं, ठीक है। हम अपनी रिएक्ट ऐप को फॉर एग्जांपल हमने अपने फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो कोड को इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें हमने अपना रिएक्ट जो है इंस्टॉल कर लिया है। अब हम उसको अपने इसमें इम्पोर्ट कराया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर मैं आपसे कहती हूँ कि एक फंक्शन बना हुआ है जिसको अभी हम बताते हैं, ये फंक्शन नहीं, ये आपका एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस हेलो के अंदर वो कुछ रिटर्न कर रहा है, ये चीज, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब क्या होगा यहाँ पर, ये
डॉट गेट एलिमेंट आईडी रूट, जो आपका रूट एलिमेंट है उसको इसने फॉर एग्जांपल कंटेनर में ले लिया, ठीक है। और रिएक्ट क्या करता है, आपके पास एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर देता है। अब डॉम का आइडिया आपको होना चाहिए, नहीं है तो हल्का सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो आपका HTML बना हुआ है ना पीछे, ठीक है, वो HTML जो है वो एक डॉम स्ट्रक्चर के थ्रू, हम डॉम के थ्रू उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर मैनिपुलेट कर रहे थे, ठीक है। अब वो जो असल डॉम था, रिएक्ट क्या करती है, उसका एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर देती है। जब वर्चुअल डॉम क्रिएट करती है तो यहाँ पर वो उसका वर्चुअल डॉम क्रिएट कर लिया, रूट एलिमेंट वहां से इसने लिया कंटेनर, और अपने रिएक्ट का जो डॉम है उसके अंदर उसको रूट एलिमेंट को, पहला रूट एलिमेंट खुद से क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा, उस रूट एलिमेंट के अंदर ये जो आपने वर्चुअल रूट बनाया है उसका क्या नाम है, रूट, और ये जो गेट कर रहे थे ना रूट, ये असल वाला रूट था, और इसको आपने वर्चुअल अपने रूट के अंदर डाल दिया है। अब जो वर्चुअल रूट है उसके अंदर अब हमने कोई कंपोनेंट, ये हेलो का एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो फंक्शन बना हुआ है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, ठीक है, इसको क्या करना है, आपने अपने वर्चुअल डॉम के अंदर डाल देना है। तो उसको किस तरह से डालेंगे, रेंडर के फंक्शन के अंदर उसने डाला हुआ है, ठीक है। अभी आपको 100% बिल्कुल समझ नहीं आ सकती। अब क्या हो रहा है, जैसे ही रिएक्ट चलती है तो रिएक्ट के वर्चुअल डॉम के अंदर ये जो हेलो का कंपोनेंट जाता है और वो क्रिएट हो जाता है। अब रिएक्ट कहते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है, बड़ी फास्ट है। वो फास्ट इसलिए है कि एक कंपोनेंट के अंदर जब आप चेंजेस करते हो तो वो उसी कंपोनेंट को अपडेट करेगी, ठीक है। अगर मैं हेलो में चेंज करूंगी ना तो वो सिर्फ हेलो को अपडेट करके यहाँ पे आपको शो करा देगी। अब जावास्क्रिप्ट क्या कर रही थी कि वो अगर कोई चेंज करते तो पूरे डॉम को चेंज करती थी, बट रिएक्ट क्या कर रही है, अपने वर्चुअल डॉम के अंदर अगर सिर्फ हेलो वर्ड को हिलाया है तो सिर्फ हेलो वर्ड को छेड़ेगी, अगर हेलो के कंपोनेंट के अलावा किसी और कंपोनेंट को किया तो उसको छेड़ेगी। अब ये प्रॉप क्या है, ये भी अभी हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, ठीक है। तो इतना हमें हो गया आइडिया कि कंपोनेंट बेस्ड है। अब रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है, तो आसान है कि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट शुरू में आप समझ लें, और मोस्टली इंडस्ट्री में फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही लोग ज़्यादा उस पर ईजी होते हैं, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि रिएक्ट के अंदर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट, जैसे क्लास के स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है, वैसे भी आप बना सकते हो। बट क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने का फायदा ये होता है कि उसमें जैसे एक लाइफ साइकिल होता है कि कब कंपोनेंट क्रिएट हुआ, डिलीट हुआ, कब रेंडर हुआ, वो सारी आपके पास एक जो उसका लाइफ साइकिल है उसमें आप उसके चेंजेस कर सकते हो। तो आपके पास उसमें जो स्टेट मैनेजमेंट है वो बड़ी आसान है, ठीक है। बट यहाँ पर जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है उसमें नहीं हो सकता ये चीजें, ठीक है। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट लोग यूज तो करते हैं बड़ी आसानी से, बट क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपको करता है। जैसे कि जब भी कंपोनेंट रेंडर हो तो उसका कौन सा फंक्शन है, रेंडर का फंक्शन है। तो ये क्लास बनी हुई है कार एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, तो कंपोनेंट का नाम क्या है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट का नाम कार है, और उसमें एक रेंडर का, जब भी वो रेंडर होगा कंपोनेंट तो उसको ये काम करना चाहिए। अब उसको रिटर्न जो है सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, ठीक है, वो एक हेडिंग ही आपको यहाँ पर रिटर्न करके दे रहा है। अगर वो आपको मल्टीपल चीजें करनी है तो आपने उसको फॉर एग्जांपल एक डिफ के अंदर डाल के रिटर्न करना है एक ही चीज, ठीक है। मल्टीपल हेडिंग्स रिटर्न करेंगे तो आपको एरर आएगा। सिमिलरली फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, उसका नाम क्या है, कार, और वो भी क्या रिटर्न कर रहा है, हाई आई एम अ कार। तो ये तो कंपोनेंट्स की एग्जांपल थी। अब एक और चीज जो उसमें इंपॉर्टेंट है रिएक्ट में, दैट इज प्रॉप्स। प्रॉप्स, अब उस फंक्शन को यहाँ चलाकर देखते हैं, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ आ गया था कि आपने सबसे पहले एक रूट एलिमेंट गेट किया और वर्चुअल रूट बनाया, ठीक है, और उसके अंदर अब हम रेंडर करके क्या डाल रहे हैं, एक नया कंपोनेंट जिसका क्या नाम है, माय एलिमेंट, ठीक है। असल में रिएक्ट को अगर आपने विजुअल स्टूडियो पे चलाना है तो प्लीज ये तरीका नहीं है। यहाँ पर हमने जस्ट एक ओवरव्यू लेना था, इसलिए हम W3 स्कूल से इसको चला रहे हैं, ठीक है। और आप इसको अपने लोकल होस्ट पे चला के भी चेक कर टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ये इसके अपने लोकल होस्ट पे चल रही है और उससे सेटअप वगैरह अपना किया हुआ है। अब ये कंपोनेंट है कार, और वो कंपोनेंट कहाँ आपका कॉल हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, ये कंपोनेंट का नाम है, और ये क्या लिखा हुआ है, ब्रांड इज इक्वल टू फोर्ड। ब्रांड इज इक्वल टू फोर्ड का क्या मतलब है, जैसे आप एक फंक्शन में पैरामीटर पास करते थे इसी तरह ये प्रॉपर्टीज ब्रांड जो है यहाँ पर प्रॉप में चला जाएगा। अब आप जब लिखोगे ना हेडिंग के अंदर प्रॉप डॉट ब्रांड, अब वो क्या करेगा, ये जो फोर्ड आपने भेजा है वो यहाँ पर इसको इस सारे से एक्चुअल टेक्स्ट में रिप्लेस कर देगा, आई एम अ फोर्ड,
तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई एम अ prop डॉट ब्रांड। तो prop डॉट ब्रांड की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस prop से, ठीक है। तो कंपोनेंट नेम इज कार एंड प्रॉपर्टी इज द ब्रांड, और उसमें आप वैल्यू क्या दे रहे हो, फोर्ड, और वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये भी आपने किसमें लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो क्या आपने सीखा रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट इज अ कंपोनेंट बेस्ड, एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है, और नेक्स्ट टाइम जब ये अपडेट करेंगे, अगर मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो आप उसमें रेंडर करते जाओगे। यहाँ हमने सिर्फ एक कार का कंपोनेंट बनाया था और उसको अपने रूट वर्चुअल रूट एलिमेंट में रेंडर करा दिया, ठीक है। तो आप मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाते जाओगे, उन कंपोनेंट्स को आप एक ऐप डॉट जेएस के अंदर डालते जाओ और उसपे भी वो हो सकता है, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू कि किस तरीके से क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर बनते हैं, और आप उसको चाहो तो एक में चेंज करोगे तो वो उसी में चेंजेस करेगा, और इसलिए आपकी रिएक्ट ऐप ओवरऑल बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। सो और भी बहुत सारी चीजें हैं, कंडीशनल फॉर्म्स, राउट्स वगैरह, सीएसएस स्टाइलिंग, सैस स्टाइलिंग, ये वहाँ पे है, आप उसको कितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा एरो फंक्शंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि हेलो इज इक्वल टू फंक्शन रिटर्न हेलो वर्ल्ड। ये आपने एक फंक्शन लिखा हुआ है, अगर आप इसको एरो फंक्शन बनाते हैं तो उसने किस तरीके से लिखा है, हेलो इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट इज इक्वल टू एरो फंक्शन कर्ली ब्रैकेट्स एंड रिटर्न हेलो वर्ल्ड। बहुत शॉर्टर हो जाता है। अब आप चाहो तो ये रिटर्न भी ना लिखो, तो आप इसको इस तरीके से भी, अपना वो जो ऊपर फंक्शन लिखा था, ये एरो बेस्ड फंक्शन, एरो फंक्शन आपका बन जाता है। और ऑब्वियसली इसके भी रिएक्ट के अंदर अपने फायदे हैं, कब आप इसको इस्तेमाल करते हो, तो ये थोड़ा सा डिटेल में है, उस चीज को भी हम कवर नहीं करें, बट ये आपको एरो फंक्शंस को सपोर्ट देता है, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे आते हैं जिसको हमने कवर करना था, दैट इज द एंगुलर जेएस मॉड्यूल। तो एंगुलर को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एंगुलर जो है वो आपका एमवीसी आर्किटेक्चर जो है उसको फॉलो करता है। ये भी जस्ट आपका एक सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट है, इजी टू लर्न है, और जो आपकी सिंपल एचटीएमएल थी उसको एक्सटेंड करता है, और मॉडल व्यू आर्किटेक्चर के ऊपर ये बेस करता है। अब आपको यहाँ पर हम एक बेसिक जो है वो जावास्क्रिप्ट की जो है फ्रेमवर्क एंगुलर को देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे उसने कुछ लिखा हुआ है, एनजी ऐप, ये जो इस तरह की चीजें लिखी है इनको हम कहते हैं डायरेक्टिव्स। अभी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं आगे जाके। तो अब कोड को आप समझें तो वो कह रहा है कि पैराग्राफ में कि इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ एंटर करो। जहां आपने एंटर करना है नॉर्मली सब कुछ वैसा ही है, इसमें एक और डायरेक्टिव लगी हुई है, एक तो ये एनजी ऐप लगी हुई है डिव में, और दूसरी इनपुट के अंदर एनजी मॉडल की डायरेक्टिव लगी हुई है, और ये कुछ कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। जो कर्ली ब्रैकेट्स पीछे भी आपने एक देखी थी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, ठीक है। अब इधर जो आप लिखोगे नेम में, ठीक है, ये इससे बाइंड हुआ हुआ है, सही है। अब एनजी मॉडल, आपने मॉडल बनाया नेम का, ठीक है, और अब मैं उस मॉडल के अंदर इस इनपुट के अंदर कुछ भी लिखूंगी, एच 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 एच, ठीक है। तो वो बाइंड आपका क्या हुआ है नेम के साथ, और वो एक्सप्रेशन जब आप नेम में डाले हुए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अपना ये, तो वो ऑटोमेटिकली जो आप यहाँ इनपुट में टाइप कर रहे हो वो यहाँ पर आपका आ रहा है, और डिव बता रहा है कि आपकी एनजी ऐप का जो स्कोप है वो ये सारा है, ठीक है। तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो हम पहले तो एक्सप्रेशंस देखते हैं, फिर मॉड्यूल्स देखते हैं, डायरेक्टिव्स देखते हैं, और कंट्रोलर्स और डेटा बाइंडिंग का ओवरव्यू लेंगे। तो अभी मैंने आपसे कहा ये जो डबल ब्रेसेस होते हैं ये आपके क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस, ठीक है। और इस एक्सप्रेशंस को आप चाहो तो एनजी बाइंड के अंदर डायरेक्टिव, जैसे अभी पीछे लिखा हुआ था ना, अभी हमने जो एग्जांपल की है, इसमें ये जो नेम है यहाँ पे भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और ये पे यहाँ पे भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में बाइंड हो गए हुए हैं, ठीक है। बाइंड का मतलब ये भी समझते हैं, बट आपने क्या कहा, अपनी डायरेक्टिव के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इस एक्सप्रेशन को, वो दोनों यहाँ पे जो चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आपका डिपिक्ट हो रहा था, ठीक है। अब एक्सप्रेशन रिजॉल्व कैसे करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5+5, जब आप इसको चलाओगे तो ये क्या देगा, 5+5 ही लिखा हुआ देगा, नहीं, वो उसको सॉल्व करके आपको क्या दे रहा है, 10, ठीक है। सिमिलरली अगर थोड़ा सा, ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ पर, ठीक है, अगेन
सबसे पहले आप अपनी एनजी ऐप का स्कोप बता रही हो कि ये स्कोप है, ठीक है, ये हमने बता दिया। एनजी ऐप का ये वाली डिव है, इसके अंदर हम वो काम करें, ठीक है। फिर मैंने उसको कहा इनिशियलाइज इनिट, सॉरी, यहाँ पर, ठीक है। क्या करो, माई कॉल कॉल इज इक्वल टू लाइट ब्लू। अभी इनिशियलाइज कराना है माई कॉल को, ठीक है, किससे, लाइट ब्लू से। इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे अभी पता लग जाएगा कि माई कॉल को अभी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लाइट ब्लू नहीं करती, मैं ब्लू करती हूँ, तो आप देखें क्या हो रहा है, ये कुछ ये चेंज हो रहा है। ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल सामने बनाया माई कॉल का और उसको मैंने कलर दे दिया ब्लू। अभी मैंने इस्तेमाल कहीं नहीं किया, मैं इस्तेमाल क्या कर रही हूँ, इनपुट के अंदर, जो ये इनपुट है मेरी, ये इनपुट है, ठीक है, इसमें मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। उसका जो कलर बैकग्राउंड कलर है, उसके लिए मैंने ये माई कॉलम के वेरिएबल एक्सप्रेशन, फिर अगेन डबल कोट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है माई कॉल को इनिशियलाइज इस एक्सप्रेशन को किससे कर दिया था, ब्लू से, ठीक है। और जब मैंने इस्तेमाल करना था तो वो क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको करूंगी तो वो ब्लू हो जाता है, ठीक है, इनिशियलाइज, क्योंकि वो माई कॉल का एक्सप्रेशन ब्लू से हुआ है। अब उस एक्सप्रेशन को मैं कहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए, ठीक है। और एनजी मॉडल क्या करता है, अब क्या करेगा, एनजी मॉडल ये करेगा कि वो इस इनपुट के साथ इसको बाइंड कर रहा है, ठीक है। जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा था ना, ब्लू लिखा है तो ब्लू आ रहा है। और अगर मैंने लाइट ब्लू लिखा है, ठीक है, कलर तो चेंज हो रहा है, वो स्टाइल में बैकग्राउंड के अंदर माई कॉल उसको करके दे रहा है, बट वो क्या कर रहा है, एनजी मॉड्यूल माई कॉलम के अंदर उसका वो भी चेंज कर रहा है ना, तो वो लाइट ब्लू उसको करके दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वे कि उसने क्या किया हुआ है, अपने एक्सप्रेशन माई कॉल को इनिशियलाइज कराया हुआ है, किस डायरेक्टिव से, एनजी इनिट से, ठीक है। और उसने उसकी स्टाइलिंग किस तरह से की है, स्टाइल टैग के अंदर अगर माई कॉलम के डबल ब्रेसेस के अंदर माई कॉल लिखा है तो वो उसकी स्टाइलिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है। और एनजी मॉडल की डायरेक्टिव के अंदर वो क्या कर रहा है कि इनपुट के अंदर जो उसका टेक्स्ट था, एनजी मॉडल जो एक्सप्रेशन देगा वो टेक्स्ट वहां पर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पर फर्दर उस दो वे एक्सप्रेशन है, क्वांटिटी और कॉस्ट। उसको किससे इनिशियलाइज किया, 1 से, और कॉस्ट को 5 से। और नीचे एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कैसे किया है कि क्वांटिटी इंटू कॉस्ट कर दो, तो वो जो आपकी 5 इंटू 1 मल्टीप्लाई होके जो 5 ही आंसर आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फर्दर अब उसने यहाँ इसको पैराग्राफ के अंदर लिखा था, आप उसने फर्दर क्या किया, वो एनजी को बाइंड किधर कर दिया, स्पैन के अंदर, तो अब वो भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास। अब आते हैं मॉड्यूल क्या होता है। ये हम वही डायरेक्टिव्स करेंगे। अभी डायरेक्टिव्स देखिए, मैं बार बार डायरेक्टिव्स बोल रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्टिव्स का ही है। तो मॉड्यूल क्या है आपके पास, आपने कहा आपका जो फंक्शन है, मॉड्यूल इज क्रिएटेड बाय यूजिंग एंगुलर जेएस फंक्शंस। अब क्या है यहाँ पर, एंगुलर जेएस का एंगुलर डॉट मॉड्यूल का फंक्शन है, उसके थ्रू आप अपना मॉड्यूल क्रिएट करते हो। इधर एंगुलर डॉट मॉड्यूल लिखा और माई ऐप लिखा, तो ये क्या हुआ, मेरा एक मॉड्यूल क्रिएट हो गया है। ये मैंने मॉड्यूल की तरह लिखा हुआ है अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और मेरा कंट्रोलर क्या होगा, कंट्रोलर मॉडल व्यू कंट्रोलर, व्यू क्या है, जो डिस्प्ले होता है, ठीक है। और इसको अगर आपने बेहतर समझना है तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। अब हम 100% तो ऑब्वियसली एंगुलर जेएस नहीं समझ सकते, ये एक इंट्रोडक्टरी है कि आपके पास 3 चीजें होती हैं, मॉडल, व्यू और कंट्रोल। मॉडल क्या करता है, कुछ भी अपडेट करेगा वो व्यू पे दिखेगा, ठीक है। कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर कुछ भी चीजें चेंजेस करता है तो वो भी कहाँ आपके होंगे, मॉड्यूल पे, ठीक है। तो जो आपकी बैक एंड लॉजिक है वो आपका मॉड्यूल है, जो दिख रहा है वो आपका क्या है, व्यू है। और कंट्रोलर इज द वन जो मॉड्यूल और व्यू के दरमियान जो चेंजेस इंटरेक्शंस हैं उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। सो अभी इतना डिटेल में हम पढ़ नहीं सकते, बट एक हम देखेंगे कि ये आपके पास एक सबसे पहले क्या बना हुआ है, एंगुलर डॉट मॉड्यूल माई ऐप, माई ऐप नाम का एक आपने क्या बनाया हुआ है, मॉड्यूल। और वो मॉड्यूल देखिए हम एनजी ऐप के डायरेक्टिव के अंदर ऊपर लिख रहे हैं डिव। ये डिव थी ना, इसका स्कोप कहाँ है, इस एनजी ऐप का इतना सा स्कोप है, सॉरी इतना सा स्कोप है, ठीक है। अब मैंने माई ऐप अपनी मॉड्यूल का नाम लिख दिया, मैंने दोनों जगह आपको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। और ये आपकी एंगुलर की स्क्रिप्ट है और ये आपका उधर इसका इस्तेमाल है, ठीक है। तो उस मॉड्यूल
को आपने जब बनाया तो क्या नाम दिया था, माई ऐप, और यहाँ आपने उसको जब इस्तेमाल करना था तो एनजी ऐप के अंदर माई ऐप अपना लिख दिया। फिर एनजी कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम कैसे है, तो उसके लिए कौन सा आपका फंक्शन है। अब ये देखिए, ये आपने बना दिया मॉड्यूल, ठीक है, उसके आगे से ऐप वेरिएबल में डाला और ऐप डॉट कंट्रोलर, उस मॉड्यूल का आपने कंट्रोलर जो बनाया है उसका नाम क्या है, माई कंट्रोल, तो उसका नाम कैसे डायरेक्टिव में लिखा है, एनजी कंट्रोलर का नाम क्या है, माई कंट्रोलर। तो इस डिव को पता लग गया कि इसका मॉड्यूल माई ऐप है और इसका कंट्रोलर ये वाला माई कंट्रोलर है। लिंक हो गया इसका इससे और इसका इससे, ठीक है, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। अब बारी आती है इस कंट्रोलर में होगा क्या, तो उसके लिए हम कहते हैं स्कोप आपका एक समझे आपकी मेमोरी सी है, ठीक है, और स्कोप डॉट फर्स्ट नेम हम उसको कहते हैं जॉन, और हम उस कंट्रोलर में लास्ट नेम डिफाइन करें डो। अब क्या होगा, जॉन और डो जो है वो क्या सेट हो जाने चाहिए थे, तो यहाँ क्या होगा, जब हम एक्सप्रेशन अपना इस्तेमाल करेंगे उसको पता है अब फर्स्ट नेम क्या है, क्योंकि आपने उसके कंट्रोलर के स्कोप में डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है। तो अब मैं जब भी डबल ब्रेसेस के अंदर मैं फर्स्ट नेम लिखूंगी तो फर्स्ट नेम एक्सप्रेशन उसको पता लग जाएगा कि स्कोप के अंदर फर्स्ट नेम डिफाइंड है और लास्ट नेम भी डिफाइन है। अब जब आप इसको चलाएंगे तो जॉन और डो आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक ओवरव्यू लें तो आपने एक मॉड्यूल बनाया यहाँ पर जिसका नाम क्या था, माई ऐप, और आपने यहाँ पर कंट्रोलर बनाया माई कंट्रोल, और उसके अंदर स्कोप के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिफाइन कर दिया। अब बारी आती है उसको इस्तेमाल करके डिस्प्ले कराना था, तो ये डिव के अंदर आपने अपना जो एनजी आपकी ऐप थी ना उसको आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और एनजी कंट्रोलर के अंदर अपने माई कंट्रोलर के अंदर उसको बता दिया कि कंट्रोलर का नाम ये है और माई उसका मॉड्यूल का नाम ये है। तो जब आपने उसको डिफाइन कर दिया तो उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का पता है, उसको इजाजत मिल गई है उस स्कोप में से एक्सप्रेशन यहाँ से यूज करने की, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसने यहाँ से इस्तेमाल कर लिया। अब बारी आती है व्हाट आर द डायरेक्टिव्स। अब ये जो हम इतनी इस्तेमाल करें एनजी ऐप, एनजी इंट, एनजी मॉड्यूल्स, इनको हम डायरेक्टिव्स कहते हैं जो एनजी के प्रीफिक्स से इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो एनजी ऐप बेसिकली बताती है कि ये एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन है, उसका आपने स्कोप बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये चला हो गया, ठीक है। इनिट क्या करती है, डेटा एप्लीकेशन का जो डेटा है उसको इनिशियलाइज करती है। एनजी मॉडल क्या करती है, अभी हमने इस्तेमाल किया था, माइंड करती है द वैल्यू ऑफ द एचटीएमएल कंट्रोल टू द एप्लीकेशन डेटा। इसको गौर से समझना है कि जो आपकी एचटीएमएल का कंट्रोल जैसे ये इनपुट है, ठीक है, और उसका किससे बाइंड कर रही थी, एप्लीकेशन डेटा। ये फर्स्ट नेम जो एक्सप्रेशन था ये आपका एप्लीकेशन का डेटा था, तो आप इसको बाइंड कर रहे हो अपने इनपुट के साथ। अब ये जो फर्स्ट नेम यहाँ पे भी लिखोगे ना तो उससे यहाँ पे तो आपने बता दिया एक्सप्रेशन के अंदर तो वो कर लेगा, बट यहाँ इनपुट कर आपने जो था आपका एचटीएमएल कंट्रोल जैसे कि इनपुट, सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया, इनके अंदर आप ये नहीं यूज कर सकते। इसके लिए आपको एनजी मॉडल इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम मॉडल पे आते हैं जो एनजी मॉडल की डायरेक्टिव थी। अब अगेन एक एग्जांपल कर लेते हैं, दिस वाज द लास्ट एग्जांपल, फिर इसके बाद हम डेटा बाइंडिंग पे जाएंगे और हम इसको सम अप करेंगे लेक्चर को। आप कहते हो कि एनजी ऐप, माय ऐप, एनजी कंट्रोलर इज माय कंट्रोलर। अब आपने अपने इनपुट कंट्रोल के साथ जो आपका डेटा है, फॉर एग्जांपल आपने अपने स्कोप के अंदर नेम डिफाइन किया हुआ था, उसको इस्तेमाल करना है, तो इनपुट के साथ किस तरह बाइंड करेंगे, आपको कौन सी डायरेक्टिव यूज करनी पड़ेगी, एनजी मॉडल। कंट्रोलर का नाम बताने के लिए ये किस कंट्रोलर में पड़ा हुआ है नेम, आपने क्या बताया, एनजी कंट्रोलर के अंदर माई कंट्रोल और उसका मॉड्यूल माई ऐप। इसी तरह आपने एंगुलर डॉट मॉड्यूल करके अपना मॉड्यूल का नाम बताया और उसको ऐप वेरिएबल में रख लिया, फिर ऐप डॉट कंट्रोलर, चाहे तो आप यहाँ डॉट लिख के भी आगे कर सकते हैं कंट्रोलर, बट दिस इज द इजी वे कि आपको कोड समझ भी आए कि ऐप डॉट कंट्रोलर, फिर आपने माई कंट्रोलर और उसके स्कोप के अंदर उसको बताया कि जो नेम है वो क्या है, जॉन डो। अब वो क्या करेगा, जैसे ही आप इसको करेंगे चलाएंगे तो यहाँ पर वो आपको नेम क्या दे रहा है, जॉन डो। तो आपने अपनी एनजी मॉड्यूल की डायरेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए बाइंड की थी वैल्यू, ठीक है, ऑफ द इनपुट फील्ड टू द प्रॉपर्टी मेड इन द कंट्रोलर। तो ये जो आपके स्कोप के अंदर नेम डिफाइंड है इसको आपने, और ये वाला नेम, ये दोनों सेम है, यहाँ कोई फर्क लाओगे तो वहां पे फर्क आएगा, वहां पे फर्क लाओगे तो वहां पे फर्क आएगा, तो दैट इज कॉल्ड डेटा बाइंडिंग। तो डेटा बाइंडिंग क्या करती है, मॉडल और व्यू के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन रखती है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ मैं चेंज करूंगी तो मेरा यहाँ पे जो चेंज आ रहा है कंट्रोलर में वो यहाँ पे डिपेक्ट होता होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे करती हूँ, जॉन लिखती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जॉन नजर आ रहा है। फर्दर अगर मुझे
टू वे डेटा बाइंडिंग की एग्जांपल। ओके जब आप मॉडल में चेंज करते हो तो वो आपसे कह रहा है कि व्यू उस चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। अभी मैंने जॉन किया था मॉडल के अंदर, ठीक है, जाके तो वो व्यू के अंदर नजर आ रहा था, और जब आप व्यू के अंदर चेंज करते हो तो आपका जो मॉडल है, ठीक है, यहाँ पर भी वो अपडेट हो जाएगा। जब ऑब्वियसली दोबारा रन करते हैं तो वो जो आपने फिक्स वैल्यू दी है उसी से अपडेट हो जाता है, बट जब आप उसको चला रहे हो उस टाइम पे वो कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज कंट्रोलर्स के बारे में आपको आई गेस समझ आ गई होगी, हमें मॉडल समझ आ गया, ठीक है। मॉडल इज बेसिकली आपका जो मेन क्या है, आपकी बिजनेस, ठीक है, बिजनेस लॉजिक जो है। फिर मैं आपको ये सॉरी मॉड्यूल, मैं गलती से मॉडल बोल देती हूँ, ठीक है। तो मॉडल एक आपका क्या डिफाइन कर रहा है, मुख्तलिफ छोटे छोटे से आपके लॉजिक्स जो है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको दिखाया था, यहाँ पर बिजनेस लॉजिक्स, बैक एंड लॉजिक्स, वो आपकी क्या है, मॉडल है, ठीक है, जो आपके मिलकर आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन को डिफाइन कर रहे थे। और कंट्रोलर क्या था कि हम उस मॉड्यूल से किस तरीके से उसके अंदर डेटा को चेंज और अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, वो उसके कंट्रोल मैकेनिज्म को बता रहा है। एंड लास्ट व्यू, जो अभी हमने ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशंस दिखा रहे थे या इनपुट के अंदर एनजी मॉड्यूल को बाइंड कर रहे थे, तो ये सारा क्या था आपका व्यू था जो आपको दिख रहा था, ठीक है। सो ये एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए तकरीबन ये आपको फ्रेमवर्क जो है वो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल बताता है। होप सो आपको क्लियर होगा। आपके कोई क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक बेसिक गाइड थी स्टार्ट करने के लिए, बट कंप्लीट गाइड नहीं है, आपको इनके कंप्लीट ट्यूटोरियल्स ही देखने पड़ेंगे कंप्लीट समझने के लिए, बट इट वाज लाइक अ कंपैरिजन। आप फर्दर चाहो तो ये मैंने खोला हुआ है कि Node.js सर्वर साइड पे होता है और ये भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। व्यू क्लाइंट साइड का एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। एंगुलर हमने देखा, एम्बर्स भी है और रिएक्ट भी अभी हमने देख लिया है। तो ये मुख्तलिफ फेमस आपके जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं और आप इनको चाहो तो और फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू।